हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का जो है क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष हो तो उन्हें जो है दैनिक ऊर्जा कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 4000 कैलोरी। अब है, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है। सर और आमू नदियाँ जो है कहाँ गिरती है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है अरल सागर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अरल सागर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अरल सागर। यानी कि सर और आमू नदियाँ जो है अरल सागर में गिरती है। यानी सर और आमू नदियाँ जो है अरल सागर में गिरती है। ठीक है, और ये दोनों नदियां जो है मध्य एशिया की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती है। कौन कौन से नदियां, तो सर और आमू नदियां। अब है, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। कौन सा पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। ऑप्शन ए है ग्रैंड पाराडाइसो, ऑप्शन बी है उरल पर्वत, ऑप्शन सी है सिस्टेमा सेंट्रल, ऑप्शन डी है पायरेनीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पायरेनीज। ठीक है, तो पायरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। पायरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। फ्रांस और स्पेन को पायरेनीज पर्वत श्रृंखला अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर तक फैली हुई है और दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थान क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थान यानी कि क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाता है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अफ्रीका। यानी अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थान यानी कि क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाता है। अफ्रीका को मानव जाति का पालना या मानवता का पालना कहा जाता है क्योंकि मानव जीवन की शुरुआत इसी महाद्वीप में हुई थी। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में मानव पूर्वजों के कई जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं जो 3 मिलियन वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं। अब है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1972 में। ये लागू किया गया था 1972 में। यानी कि 1972 ईस्वी में जो है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों के व्यापार को रोकने के लिए जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। 2003 में जो है अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और जुर्माने को और कठोर बनाया गया। अब है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रमुख कारण है। भारत में जो है पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन डी है वर्षा की परिवर्तनीयता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वनोन्मूलन। यानी कि वनोन्मूलन जो है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से एक प्रमुख कारण है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण जो है वनों की कटाई है। पारिस्थितिक असंतुलन, जिसे पर्यावरणीय असंतुलन भी कहा जाता है, तब होता है जब किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक संतुलन बाधित होता है। यह संतुलन विभिन्न कारणों से हो सकता है, लेकिन भारत में वनों की कटाई एक प्रमुख कारक है। अब है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
ऑप्शन ए है अचलगढ़, ऑप्शन बी है जरगा, ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन सी डी है शेर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गुरु शिखर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। आइए डिस्कशन देखें। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर यानी 5650 फीट है। गुरु शिखर का नाम भगवान दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है, जिनके नाम पर चोटी के ऊपर एक मंदिर भी बना है। यह चोटी आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। अब है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनिष्क। यानी कनिष्क जो है एक शासक था जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में जो है कनिष्क आयोजित किया था। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो 72 ईस्वी में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगति का आयोजन जो है कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। इस संगति में वसुमित्र को अध्यक्ष और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो है बौद्ध धर्म को दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान में जो है विभाजित किया गया था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियां की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनवाली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बनवाली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बनवाली। यानी कि बनवाली स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन ए है अग्रोनोमोई, ऑप्शन बी है शुक्लाध्यक्ष, ऑप्शन सी है सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी है अक्राध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सीताध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सीताध्यक्ष। यानी कि मौर्य काल में जो है भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, वह जिस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था उसका नाम जो है सीताध्यक्ष था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी है इंद्र भगवान, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है वासुदेव कृष्ण। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भगवान बुद्ध। यानी भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा जो है वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। अब है अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज जो है किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है यशोवर्मन, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी है शिवाजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। यानी अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय राजा से संबंधित है। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय राजा से जो है संबंधित है। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। वे 8 महान तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से 1529 अपने दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे जिन्हें सामूहिक रूप से जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन कवियों को तेलुगु साहित्य के 8 स्तंभ माना जाता था और उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य अपने चरम पर पहुंच गया था। अब है किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अल मसूदी,
ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है सुलेमान, ऑप्शन डी है फिरदौसी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल बरूनी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, यानी किताब उल हिंद पुस्तक जो है ये अल बरूनी के द्वारा जो है लिखा गया था। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी है मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन सी है शाह नवाजा खान, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खाना खाना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टोडरमल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टोडरमल। यानी कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति जो है टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। डिस्कशन देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति जो है आईने दहसाला पद्धति को राजा टोडरमल ने निर्मित किया था। राजा टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, 1580 ईस्वी में इस प्रणाली की शुरुआत की थी। आईने दहसाला प्रणाली, जिसे जब्त प्रणाली भी कहा जाता है, भू राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों की उपज का औसत निकालकर निर्धारित किया जाता था। अब है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1905। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1857। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1857। यानी कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना जो है 1857 में हुई थी। 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर जो है इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे अब मुंबई है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और आधुनिक ज्ञान का जो है प्रसार करना था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बेलगाम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बेलगाम। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से जो है महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई जो अधिवेशन था, यह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा जो है मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और ये अधिवेशन जो है बेलगाम में हुआ था 1924 ईस्वी में। अब है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है वर्धा, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्धा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्धा। यानी 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा में पारित किया गया था। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए है सर जमशेद जी, ऑप्शन बी है सर
रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी है नवलजी टाटा, ऑप्शन डी है बहराम जी एम मालाबारी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी। यानी कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे बहराम जी एम मालाबारी थे। यानी कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक जो हैं बहराम जी एम मालाबारी थे। ठीक है, डिस्कशन देखिए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारकों में से एक बहराम जी एम मालाबारी थे। उन्होंने बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम किया। छोटा नागपुर पठार के पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है धूपगढ़, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है पारसनाथ, ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पारसनाथ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पारसनाथ। यानी कि छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। यानी कि छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। आइए डिस्कशन देखें। छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है और पारसनाथ पहाड़ी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह पहाड़ी जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है लगभग 1366 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है लगभग 1366 मीटर है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोंकण तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी है उत्कल तट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा कोरोमंडल तट। यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो कौन सा कारण है? तमिलनाडु में जो है शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारण से होती है वो कौन सा कारण है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी मानसून। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। यानी कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो है वो अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। यानी कि तमिलनाडु में जो है शरदकालीन वर्षा जो है अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। ठीक है, डिस्कशन देखिए। तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता मानसून भी कहा जाता है। यह मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से उत्तरी भाग से वापस लौट रहा होता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है। तो ये हो जाएगा पर्वतीय है। यानी मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है पर्वतीय है। यानी कि मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है पर्वतीय है। ठीक है, मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है पहाड़ी है, जिसमें एक घाटी क्षेत्र भी शामिल है। राज्य के पश्चिमी भाग में नागा पहाड़ियों का विस्तार है और पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा तक पहाड़ियाँ फैली हुई है। मणिपुर घाटी राज्य के मध्य में स्थित है और यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जो अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। राज्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, एक पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा जो है घाटी क्षेत्र। तो मणिपुर का अधिकांश भाग जो है पहाड़ी है, जिसमें नागा पहाड़ियों का दक्षिणी विस्तार और म्यांमार की सीमा तक फैली पहाड़ियाँ शामिल है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई जो है 1950 मीटर तक हो सकती है। राज्य के मध्य में मणिपुर घाटी स्थित है, जो अपेक्षाकृत समतल है और लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है और 1787 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति के कारण जो है राज्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं।
ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है धात्विक खनिज, ऑप्शन सी है कार्बनिक खनिज, ऑप्शन डी है आणविक खनिज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वन, यानी कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है वो वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है वो वन है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है अरब सागरीय, ऑप्शन बी है आंतरिक अपवाह, ऑप्शन सी है अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी, यानी खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अब है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य जो है विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गरम मसाले, ऑप्शन डी है चावल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रबर। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और यह काली मिर्च, इलायची, अदरक, जायफल, दालचीनी, लौंग आदि जैसे मसालों का एक प्रमुख उत्पादक है। इसके अतिरिक्त केरल नारियल का भी एक प्रमुख उत्पादक है और राज्य में नारियल की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है। केरल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और राज्य में धान, रबर, चाय और कॉफ़ी जैसी अन्य फसलों का भी उत्पादन होता है। अब है अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो के लिए जो है कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? ऑप्शन ए है काजीरंगा, ऑप्शन बी है गिर, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन डी है कार्बेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा काजीरंगा, यानी कि राइनो के लिए जो अभयारण्य जाना जाता है वो काजीरंगा है, यानी राइनो के लिए जो अभयारण्य जाना जाता है वो काजीरंगा है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है वह कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। ये हो जाएगा पैटागोनिया का पठार, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में जो है खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है पैटागोनिया का पठार। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है पैटागोनिया का पठार। अब भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कि भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं, यानी कि भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। बर्फ पर पानी जो है क्यों तैरता है? बर्फ पर जो है पानी क्यों तैरता है? ऑप्शन ए है बर्फ में वायु भरा होता है, ऑप्शन बी है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन सी है पानी का बर्फ से ज़्यादा गहरा होना, ऑप्शन डी है बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है जिसके कारण जो है बर्फ पर पानी तैरता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है जिसके कारण जो है बर्फ पर पानी तैरता है। डिस्कशन देखिए, बर्फ पर पानी इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब बर्फ पानी में डाली जाती है तो यह पानी को विस्थापित करती है। बर्फ का भार हटाए गए पानी के भार से कम होता है, इसलिए बर्फ तैरती है। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है फॉस्फोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूरिया। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूरिया, यानी कि प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना जो है यूरिया है, यानी कि प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना जो है यूरिया है। डिस्कशन देखिए, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना जो है यूरिया है। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने इसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था। यह अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों एक कार्बनिक अम्ल है? ठीक है, ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों
ऑगली कम्ल। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जो लोग अंत तक देखें वो लोग तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। चलिए एक होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन जो परजीवी जो है प्लाज्मोडियम का वाहक है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी जो है प्लाज्मोडियम का वाहक है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन परजीवी जो है प्लाज्मोडियम का वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर, मक्खी, जू, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। ये आपका होमवर्क रहा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर होती है, आप लोग हमारे चैनल से इसलिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।